गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि एक छोटा सा सेल जो पूरे बॉडी को बनाता है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ सेल डिवाइड एंड फॉर्म अ बिग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक बेबी का जो फॉर्मेशन होता है, एक जाइगोट से एक एडल्ट में फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है। फिर अगर हमारा स्किन कहीं कट गया, फट गया, तो वो स्किन फिर से कैसे रिपेयर हो जाता है। एक छोटा सा वर्म एक बड़ी इंसेक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं कि वो सेल कैसे डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स का निर्माण करता है और बॉडी का निर्माण करता है। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में एक थ्योरी पढ़ा था, वो थ्योरी था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है ऑल सेल्स arise from all cells arise from pre-existing cells। मीन्स एक सेल से ही बहुत सारे सेल्स का निर्माण होता है। हम लोगों ने सेल्स का स्ट्रक्चर देखा था। सेल्स एक छोटा सा स्मॉल यूनिट होता है लाइफ का, ये सेल है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बाहर साइटोप्लाज्म होता है और सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं। इस एक छोटे से सेल्स से बहुत सारे, मीन्स एक सेल से दो सेल्स का निर्माण होगा। ये इसे हम पेरेंट सेल बोल सकते हैं, पेरेंट सेल, और दे आर डॉटर सेल। एक सेल से दो सेल का निर्माण ही सेल डिवीजन है। और हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। जे एक जाइगोट है, जाइगोट जो मेल स्पर्म और ओवा, फीमेल ओवा को मिलने से बनता है। जाइगोट जो होता है सिंगल सेल का बना होता है, ये सिंगल सेल होता है। फिर एक जाइगोट डिवाइड होकर बेबी का निर्माण करता है और ये बेबी फिर एडल्ट में ग्रो होता है। मतलब एक छोटे सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना एक सिंगल सेल से। ये क्या है? ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिर्फ जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है। ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण एक सिंगल सेल से, यही है सेल डिवीजन। और इसको हम देख सकते हैं वर्म, वर्म से बटरफ्लाई का निर्माण होना। फिर अब हम देख सकते हैं एक सीड, छोटा सा जो सीड होता है प्लांट्स को, जिस समय हम लोग प्लांट का जो ग्रोथ होता है, एक सीड से क्या होता है? एक छोटे प्लांट का निर्माण होता है। फिर इस छोटे प्लांट से वो बड़े प्लांट्स का निर्माण होता है। तो ये सीड से स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट से बिग प्लांट, ये जो निर्माण हो रहा है ये भी एक सेल डिवीजन का एग्जाम्पल है। फिर हम देख सकते हैं जब हमारा स्किन, ये स्किन है, ये कहीं से इंज्योर्ड हो गया, कहीं से कट गया, लेकिन ये तुरंत ही हील हो जाता है, तुरंत ही ये घाव भर जाता है। तो वो जो घाव भरता है वो भी क्या एग्जाम्पल है? वो भी सेल डिवीजन का एग्जाम्पल है। क्या करता है वो सेल? जिस स्किन में जहाँ पे भी हमारा हील होता है, कटता है, वो चीज़ क्या होता है, फिर से वो रिपेयर करके सेम तरह का स्किन बना देता है और फिर हमारा स्किन पहले जैसा हो जाता है। तो ये जो डिवीजन होता है एक तरह का आइडेंटिकल होता है।
मीन्स स्मॉल से एक सेल से दो सेल्स का निर्माण किया। और फिर हमारा ये जो नेल है, नेल भी क्या होता है, जब ये बड़ा होता है तो फिर इसको हम लोग काट देते हैं, ये डेड सेल हो जाता है, फिर इसको नया सेल ग्रो होने लगता है। हेयर में भी ऐसा ही होता है। हेयर क्या होता है, हेयर का भी ग्रोथ होता है। मीन्स सेल डिवीजन, सेल साइकिल, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेल साइकिल जरूरी क्यों है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन या सेल साइकिल। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस किस किस चीज में हो सकता है। पहले तो हम लोग देखें इसमें ये सारे एग्जाम्पल में कि ग्रोथ, फिर हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ के अलावा क्या हो सकता है, रिपेयर, जो स्किन हीलिंग होता है, रिपेयर। फिर किस चीज में इंपॉर्टेंस है सेल डिवीजन का, तो रीजनरेशन, मीन्स जो चीज खराब हो गई। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि लीवर सेल, लीवर सेल होता है, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनका सेल्स क्या होता है, डैमेज होने लगता है। और फिर वो क्या होता है कि वो लीवर जो होता है न्यू सेल्स बनाकर उस चीज़ को रिपेयर कर देता है, रीजनरेट कर देता है। आप लोगों ने छिपकली को देखा होगा, छिपकली का जो है पूंछ कट जाता है तो फिर से वो रीजनरेट करके एक नया पूंछ का निर्माण कर लेता है। तो वो क्या एग्जाम्पल है, रीजनरेशन का। फिर इसमें हम सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस हम क्या देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन में भी। अब रिप्रोडक्शन किस में हो सकता है सेल डिवीजन से, तो वो अमीबा, अमीबा जो है सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी डिवाइड करता है बाइंडरी फ्यूजन के थ्रू और दो अमीबी में बन जाता है। तो ये भी क्या एग्जाम्पल है सेल डिवीजन का ही। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, सभी में सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस इक्वली सेम है। ग्रोथ हुआ, रिपेयर हुआ, फिर हम इससे क्या करता है, वो सेल डिवीजन को कंप्लीट करता है। तो सेल डिवीजन को अगर हमको डिफाइन करना हुआ तो हम सेल डिवीजन को कैसे डिफाइन करेंगे, एक तरह का प्रोसेस है, ये तो हमें पता है कोई भी चीज प्रोसेस से होता है। प्रोसेस बाय विच अ मैच्योर सेल, क्योंकि ये मैच्योर सेल है या हेल्दी सेल भी बोल सकते हैं, डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, एक सेल दो डॉटर सेल, फिर एक सेल दो डॉटर सेल, फिर मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इसी तरह ये कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है और क्या कर देता है, मिलियंस ऑफ सेल्स का निर्माण करके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है इनटू टू डॉटर सेल्स। फिर हम लोग देख सकते हैं कि सेल डिवीजन है और यहाँ एक और टर्म है सेल साइकिल है और एक सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन तो देख लिए, डिवीजन ऑफ सेल मीन्स पेरेंट सेल से दो सेल्स का निर्माण करना, वो सेल डिवीजन हुआ। लेकिन सेल साइकिल क्या होगा, साइकिल इज द, अब हम लोग देखते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल इज ब्रॉडर टर्म, इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ ब्रॉडर टर्म। फिर सेल साइकिल में सेल डिवीजन आ जाएगा, सेल डिवीजन कम्स हेयर। अब सेल साइकिल को अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ये एक कोई भी साइकिल को अगर डिफाइन करना, साइकिल का मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई चीज यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर यहीं पे आ जा रहे हैं, इट इज ए साइकिल। देखिए ये कोई भी चीज यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहीं आना ही साइकिल कहलाता है। तो सेल साइकिल को अगर हमको डिफाइन करना हुआ तो हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स
किसी भी इवेंट्स का सीक्वेंस है जिसमें क्या होता है, ये जो सेल है वो डुप्लीकेट्स करता है। डुप्लीकेट्स मतलब अपनी कॉपी बनाता है। डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम सिंथेसाइज जीनोम उसका जो भी मटेरियल है, जैसे डीएनए, आरएनए, सारे चीज को वो डुप्लीकेट्स करेगा। सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूट मीन्स जितना माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, सारा सेल ऑर्गेनेल्स को वो सिंथेसाइज करेगा। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल। फिर उसके बाद जब वो पहले एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, फिर उसमें सेल अपना डुप्लीकेट्स करेगा सारा जीनोम को, फिर सिंथेसाइज करेगा और उसके बाद क्या करेगा, डिवाइड into two daughter cell, divides into two daughter cells। ये हो गया आपको रफली कि सेल डिवीजन क्या है और सेल साइकिल क्या है। अब ये सेल साइकिल जो है वो कैसे पूरा होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वो कितने स्टेप में पूरा होता है। सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन मोस्टली जो होता है 2 फेज में पूरा होता है। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। इंटरफेज जो है, इंटरफेज को हम बोल सकते हैं प्रिपरेटरी फेज। फिर इसका एक और नाम है रेस्टिंग फेज। इसका एक और नाम है नॉन ड्रामेटिक फेज। अब हम इसको देखते हैं कि इस नाम के पीछे क्या मतलब है। और एम फेज को बोलते हैं, एम फेज 2 तरह से हो सकता है, एक माइटोटिक फेज और एक हो सकता है मियोसिस फेज। माइटोटिक एंड मियोसिस फेज। और ये एम फेज जो है इसको हम बोलते हैं ड्रामेटिक फेज। ड्रामेटिक फेज। अब देखिए ये जो सेल डिवीजन 2 फेज में पूरा हो रहा है, एक इंटरफेज और एक एम फेज। तो इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज कह रहे हैं। जैसे हम लोग को कुछ खाना बनाना होता है तो उसके पहले क्या करते हैं, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं कि आज कुछ रेसिपी बनाना है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है, उसका सारा जो मटेरियल है उसको अरेंज करते हैं, फिर उसके सारे मसालों को अरेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग खाना बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो खाना बनाना है वो, तो खाना का प्रिपरेशन करना इंटरफेज हो गया और खाना बनाना हो गया आपका एम फेज हो गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई ड्रामा हो रहा है स्कूल में, कोई फंक्शन है, तो फंक्शन के पहले क्या होता है, उसका प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो प्रिपरेशन जहाँ करते हैं वो है इंटरफेज और जहाँ हम लोग परफॉर्म करते हैं वो है एम फेज। सेल में भी सेम चीज़ होता है। सेल जो अपना काम करता है, सेल जो डिवाइड करता है उसके पहले उसको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो प्रिपेयर कहाँ होगा, इंटरफेज में। इसको नॉन ड्रामेटिक फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो काम नहीं कर रहा है लेकिन वो एक्टिव जरूर है। जैसे एक पर्दे के पीछे है लेकिन उसका काम तो उतना ही इम्पोर्टेंस है। जैसे किसी फिल्म बनाने में जितना रोल एक एक्टर का उतना ही रोल एक कैमरामैन का भी है। वो दिखता नहीं है लेकिन सारा शूटिंग वही करता है। उसी तरह इंटरफेज का भी है। यहाँ पे क्या होता है, जो सारा का जो प्रिपरेशन होता है इसमें 90 to 95%
रोल करता है ये, और यहाँ पे कितना 5 to 10% रोल करता है। तो अगर एक ह्यूमन सेल का अगर हम देखें, ह्यूमन सेल जो है अपना जो सेल डिवाइड करता है वो 24 आवर में सेल डिवाइड करता है। तो 24 आवर में वो सेल डिवाइड करता है, तो 23 आवर उसका हो गया इंटरफेज में, और 1 आवर उसका हो गया आपका एम फेज में। और इसी तरह अगर हम लोग इसका देखें, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका अगर हम देखें तो इसका जो एवरेज टाइम है डिवाइड का वो 90 मिनट है। तो ये डिवाइड करेगा 85 मिनट, इसका हो गया आपका इंटरफेज में, और इसका प्रिपरेटरी फेज जो इसका ड्रामेटिक फेज है, एम फेज है, वो कितना में करेगा 5 मिनट में। मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लगता है वो किस में लगता है, इंटरफेज में लगता है, और रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एम फेज में लगता है। इसलिए दोनों का इम्पोर्टेंस जो है सेम है लगभग। यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट्स होगा, सारा मटेरियल सिंथेसाइज होगा, उसको क्या चीज़ का ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है वो सारा चीज़ ये अरेंज करेगा। और फिर जब अरेंजमेंट हो गया, सारा डुप्लीकेशन हो गया, उसके बाद एम फेज में क्या करेगा, वो डिवाइड करने लगेगा। अगर हम ये सिंपल देखें तो इंटरफेज को है 3 भाग में बांटा गया है इसके काम के अनुसार, जीवन फेज, एस फेज एंड G2 फेज। यहाँ जीवन से मतलब क्या है, गैप 1 फेज, एस से सिंथेसिस फेज, G2 से गैप 2 फेज। हो गया। तो ये इंटरफेज में 3 पीरियड है। तो G1, एस और G2 फेज। एम फेज जो होता है वो 2 भाग में बंटता है। इसमें पहले होगा आपको कैरियोकाइनेसिस, फिर होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब क्या है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ साइटो का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म, तो यहाँ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये है आपका सेल डिवीजन। अब इसको हम साइक्लिक फॉर्म में देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, ये एम है। जीवन को मैंने क्यों बड़ा बनाया, आप इसमें देख सकते हैं। जीवन का जो पाई है वो ज़्यादा बड़ा है, इसलिए क्योंकि जीवन में ज़्यादा टाइम लगता है, लॉन्गेस्ट फेज है ये। तो जीवन गैप 1 फेज, एस सिंथेसिस फेज, G2 गैप 2 फेज, एंड ये माइटोसिस फेज या मियोटिक फेज। तो ये भी 2 भाग में बटेगा, कैरियो और साइटो, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब इसका आगे का पार्ट जो है हम लोग जब हम माइटोटिक फेज पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। अभी गैप 1, एस और G2 देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए कि अगर ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। ये देखिए एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, अंदर न्यूक्लियोलस है, सारा डीएनए है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, बाहर में सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म है।
तो पहले जो सेल डिवाइड करेगा वो कहाँ से करेगा? न्यूक्लियस से करेगा। मतलब जो ये सिर्फ मैं न्यूक्लियस का पार्ट बना रही हूँ। देखिए ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होगा, जब डिवाइड होगा तो इस तरह का एक फरो बना देगा। और ये फरो बना के फिर दो न्यूक्लियाई में डेवलप हो जाएगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं कहे अभी, तो फिर साइटोकाइनेसिस होना है। ये हो गया पहला। फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, फिर साइटोप्लाज्म वाला पार्ट डिवाइड होके फिर दो ऑर्गेनिज्म वैसे बनाएगा। मीन्स पहले डिवीजन आपको होगा क्या, न्यूक्लियस का, फिर साइटोप्लाज्म का। इसको हम लोग माइटोसिस जब पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल कर लेंगे। जीवन फेज को हम लोग देखते हैं कि जीवन फेज जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। फिर एस फेज जो है सिंथेसिस फेज है, G2 फेज है, फिर एम फेज है। इसको डिटेल्स में अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो। थैंक यू।